हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 12th बायोलॉजी की। तो उसमें जो जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका डिस्कस कर रहे थे। आज ये तीसरा लेक्चर है उसका। तो आज भी अपन कुछ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का है। पनेट वर्ग नामक आरेख को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पनेट पनेट नामक आरेख को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया? बताइए भाई। पनेट आरेख को अपन डिस्कस करते हैं। पनेट का मतलब जानते होंगे, जो F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो उसके लिए बनाते हैं। तो उसको कौन से साइंटिस्ट ने विकसित किया था? बताइए उस साइंटिस्ट का नाम। आंसर बताइए। मैं बता देता हूं, रेजिनाल्ड सी पेनेट नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। इसने बताया था। इसका आंसर क्या होगा? रेजिनाल्ड सी पेनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, ठीक है ना। पेनेट नामक आरेख को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो रेजिनाल्ड सी पेनेट ने डेवलप किया था। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किस जीव में पाई जाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली जान गए होगे, किस जीव में पाई जाती है? किस जीव में पाई जाती है बताइए। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ठीक है, बताइए। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किस जीव में पाई जाती है? बताइए 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 बताइए। मोस्टली इसका आंसर होगा हनी बी। आंसर क्या होगा इसका? मधुमक्खी। मधुमक्खी में पाई जाती है, क्योंकि उसका जो मेल होता है जिसे ड्रोन बोलते हैं हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। जबकि उसकी जो क्वीन है वो डिप्लॉइड होती है। तो ऐसा उसमें देखने को मिलता है, हनीबी के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? बताइए भैया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हीमोफीलिया रोग का वाहक बताइए। हीमोफीलिया रोग का वेक्टर कौन होता है? हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। तो इसका वेक्टर होता है फीमेल, ठीक है ना। इसका वेक्टर कौन होता है? फीमेल या महिला होती है। इसका वाहक कौन होता है? महिला होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4। वसागति का क्रोमोजोम वाद सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? वसागति का क्रोमोजोम वाद सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है ये। वसागति का क्रोमोजोम वाद सिद्धांत कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? बताइए। मैं बता देता हूं, स्टन और बावेरी ने दिया था। किसने दिया था? स्टन एंड बावेरी ने, इस साइंटिस्ट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक संकर संकरण का जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप लिखिए। एक संकर संकरण एक संकर संकरण का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होगा भाई? एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? बताइए। अपन फिनोटाइप की बात करें, किसकी बात करें? फिनोटाइप की। फिनोटाइप की बात करें तो इसका जो फिनोटाइप होगा 3:1 होगा। जीनोटाइप की अगर बात करें 1:2
1:1 होगा, 1:2:1 होगा, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए की आणविक संरचना में नाइट्रोजन क्षारक व पेंटोज शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? अपन डीएनए की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसकी पढ़ते हैं? डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपने। डीएनए ऐसा होता है डबल स्ट्रैंड, ठीक है ना, जो मोस्टली किससे बना होता है? नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इसने पूछा है कि नाइट्रोजन बेस प्लस किसकी बात की है? पेंटोज शुगर की। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो मैं बता देता हूं, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बंध। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड के मध्य कौन सा होता है? फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बंध कौन सा होता है? तो मैं बता देता हूं, फॉस्फोडाइस्टर होता है, फॉस्फोडाइस्टर। दो नाइट्रोजन बेस के बीच में, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना इसको। दो नाइट्रोजन के बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेंटोज शुगर और किसके बीच में? फॉस्फोरिक एसिड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। और मोस्टली अपने नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा देखा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखा है, ठीक है ना। इस तरह से देखे हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी बताइए? मैं बता देता हूं, कोरेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट था, कोरेनबर्ग, ठीक है ना। इन्होंने ई कोलाई में देखा था। किस में देखा था? ई कोलाई के अंदर कोरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने देखा था, ठीक है। मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है ना, कि संक्रमणकारी इन्फेक्टिव फेज कौन सी होती है? संक्रमणकारी अवस्था। बताइए, मानव के अंदर प्लाज्मोडियम अपन पढ़ते हैं, उसकी संक्रमणकारी अवस्था या इफेक्टिव फेज कौन सी होती है? इन्फेक्टिव फेज कौन सी होती है बताइए? अपने बहुत सारी पढ़ी है, जिसमें से एक अवस्था आती है स्पोरोजोइट। कौन सी आती है? स्पोरोजोइट फेज आती है। स्पोरोजोइट अवस्था होती है, वो इन्फेक्टिव फेज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ठीक है, गोबर गैस के अंदर, गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? सर्वाधिक मात्रा, ठीक है, मेथेन की होती है, CH4, ठीक है ना, मेथेन की होती है। आगे देखते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। दूध को दही में, ठीक है ना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। सब बता सकते हो आई थिंक, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं बता पाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है? LAB नाम सुना होगा आपने, LAB, लैक्टो एसिड बैसिलस, ठीक है ना। चलो, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले खोजी गई प्रतिजैविक का नाम और ये किस वैज्ञानिक ने खोजा था? सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम बताइए। एंटीबायोटिक मैं बता देता हूं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन होता है, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। सबसे पहले खोजी जाने वाली जो प्रतिजैविक थी उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और थी कौन सी? पेनिसिलिन थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी साइक्लोस्पोरिन ए का नाम सुना होगा? साइक्लोस्पोरिन ए, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि साइक्लोस्पोरिन है क्या। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, ठीक है, ये कहां से प्राप्त किया जाता है, इसका यूज किस में किया जाता है बताइए? ये मोस्टली ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक से प्राप्त किया जाता है। इस फंजाई से प्राप्त करते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक से प्राप्त करते हैं। किसको करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए को करते हैं। और इसका यूज होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ठीक है ना,
ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एनालिसिस करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोस्पोरिन ए है वो किससे प्राप्त किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से प्राप्त किया जाता है, और इसका यूज होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किया जाता है। ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेनिन का नाम सुना होगा। स्टेनिन ये कहाँ से प्राप्त होता है, स्टेनिन कहाँ से प्राप्त होता है भैया बताइए, स्टेनिन, और इसका यूज किस में किया जाता है। स्टेनिन की बात करें तो ये मोनोस्कस परफ्यूरियस ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। मोनोस्कस परफ्यूरियस ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, और इसका यूज होता है ना वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ना, ब्लड की बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम लेते हैं, कम करने में काम लेते हैं। ठीक है ना, तो अपने दो टर्म्स पढ़ी है, एक साइक्लोस्पोरिन ए है जो कहाँ से प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक से प्राप्त होता है, इसका यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किया जाता है। स्टेनिन की बात करें तो ये मोनोस्कस परफ्यूरियस ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, प्रथम खोजा गया रेस्टिकेशन एंजाइम कौन सा है, फर्स्ट जो डिस्कवर रेस्टिकेशन एंजाइम कौन सा है, प्रथम रेस्टि रेस्टिकेशन एंजाइम बताइए। जानते हो ना रेस्टिकेशन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ठीक है ना, टू टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना, तो इसमें बताइए, मैं बता देता हूँ, हिंद सेकंड होता है। कौन सा होता है, हिंद सेकंड। प्रथम रेस्टिकेशन एंजाइम होता है हिंद सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का क्वेश्चन है, पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था, फर्स्ट आर डीएनए किसने बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किस साइंटिस्ट ने खोजा था बताइए। मैं बता देता हूं, कोहेन व बॉयर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, कोहेन व बॉयर। इसने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए को बनाया था। ठीक है ना, आरडीएनए जानते हो ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए न्यूक्लियोटाइडों को किनारों से काटता है, उस एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड को किनारों से काटता है, बताइए। किनारों से, किनारों से काटता है बताइए। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें रेस्टिकेशन एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, रेस्टिकेशन एक्सोन्यूक्लियस ये किनारों से काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस उसको बीच में से कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से किस एंजाइम को जाना जाता है, अभी बात की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करो, अनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करो, उसे आणविक कैंची के नाम से किस एंजाइम को जाना जाता है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस को जाना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एलाइजा किस सिद्धांत पर काम करता है, एलाइजा नाम सुना है ना, एलाइजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया पर काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया पर काम करता है। ठीक है, अंतःक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकर ईस्ट व बीवर्स ईस्ट किसे कहते हैं, बैकर ईस्ट और बीवर्स ईस्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी को बोला जाता है, किससे बोला जाता है, सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी को। क्रोमेटिन के हल्के अभिरंजित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, क्रोमेटिन का हल्का, क्रोमेटिन जाल है ना ये, उसका कुछ पार्ट हल्का होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है ना, और उस हल्के अभिरंजित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, हल्के अभिरंजित क्षेत्र को यूक्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यूक्रोमेटिन के। जबकि गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं उसे हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा रोग सीधे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ऐसा कौन सा डिजीज है जो सीधा अपने इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, एड्स होता है। कौन सा होता है, एड्स, याद रखना, एचआईवी वायरस द्वारा होता है।
आपातकालीन गर्भ निरोधक कितने समय के लिए प्रभावी होता है? आपातकालीन कोई अपन इमरजेंसी कोई गर्भ निरोधक देते हैं, वो कितने समय के लिए प्रभावी होगा? 72 घंटे के लिए प्रभावी होगा। कितने घंटे के लिए? 72 घंटे के। वायरस के अनुवांशिक पदार्थ का नाम। वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए भी होता है और कौन होता है? आरएनए होता है। डीएनए एंड आरएनए दोनों पाए जाते हैं। वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। क्राई प्रोटीन क्या है? ये कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि क्राई प्रोटीन क्या है, बताइए। क्राई प्रोटीन और कहाँ से प्राप्त की जाती है? आपने पढ़ा होगा क्राई प्रोटीन या क्राई जीन। मोस्टली एक बीटी कॉटन बनाई गई थी। तो ये क्या थी? ये क्या थी बताइए। क्राई प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है? एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis, उसके अंदर से प्राप्त की गई थी। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये एल्केलाइन मीडियम में क्या करती है? एक्टिव हो जाती है। और या अपन क्षारीय माध्यम में उसको एक्टिव कर सकते हैं, अम्लीय माध्यम में एक्टिव नहीं होती। तो इसमें अपन ने क्या किया था? इस क्राई प्रोटीन को लिया था। लेने के बाद में अपन बीटी कॉटन में डाला था। उसके बाद में जो भी बीटी कॉटन को जो इंसेक्ट खा रहा था, उसके अपन बात करें इंटेस्टाइन में चला गया था और वहाँ पे जाकर उसका जो इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट था वो क्षारीय था, जिसकी वजह से उसमें पोर्स कर देता है। तो क्राई प्रोटीन का पता चला कि ये क्या काम करती है। ये अपन बात करें एल्केलाइन मीडियम के अंदर एक्टिव रहती है। तो ये मोस्टली इसका यूज बीटी कॉटन में किया गया था। तो ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, जिसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में किया गया था। ठीक है, इस तरह से अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस करने की कोशिश की है। लगभग अपन ने 24 क्वेश्चन का डिस्कस किया है और अच्छे से एनालिसिस करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं आज तक। तो अच्छे से इसको देखना है। अभी बहुत कम टाइम रहा है, तो हर लेक्चर को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।